आदाब दो रुख में आपका इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। 30 अक्टूबर को 14 रियासतों की 3 लोकसभा और 29 असेंबली सीटों पर हुए ज़िमनी इंतखाबात के नतायज आ चुके हैं। कहीं खुशी तो कहीं गम का माहौल है। ये नतीजे इसलिए ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं क्योंकि कुछ माह बाद 5 रियासतों में असेंबली इंतखाबात होने वाले हैं। ये नतीजे सियासी पार्टियों को तरगीब देने और आने वाले इंतखाबात के लिए होमवर्क करने पर आमादा करते हैं। हिमाचल प्रदेश की लोकसभा सीट मंडी पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। ये सीट बीजेपी के पास थी। वहीं 3 असेंबली सीट पर भी कांग्रेस ने कब्जा जमाया है, जो कि कांग्रेस के लिए बड़ी जीत के मुतरादिफ है, जबकि बीजेपी के लिए इन सीटों पर हार जाना बड़ा सेटबैक माना जा रहा है। जबकि आसाम और एमपी में बीजेपी की कारकर्दगी अच्छी रही। उधर मगरबी बंगाल से भी बीजेपी के लिए अच्छी खबर नहीं है। 4 की 4 सीटों पर टीएमसी ने कब्जा जमाया है। काबिले जिक्र बात यह है कि इन 29 सीटों में पहले हुए चुनाव में कांग्रेस के पास 9, बीजेपी के पास 6 से जायद, जबकि बकिया सीटों पर इलाकाई पार्टियों का कब्जा था। कांग्रेस और बीजेपी के लिए जीत और हार के माने क्या हैं, जानेंगे प्रोग्राम दो रुख में। सबसे पहले दो खास मेहमानों का तारुफ करा दें। दो खास मेहमान हमारे दरमियान मौजूद हैं, जिन्हें टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। अंशुल अविजीत साहब एक स्पोक्स पर्सन हैं, कांग्रेस के, आपका इस्तकबाल करते हैं। साथ ही साथ एक और ख़ास मेहमान हमारे दरमियान मौजूद हैं, सैयद यासिर जिलानी, जिन्हें आप विंडो में देख पा रहे हैं। आप स्पोक्स पर्सन हैं, तर्जुमान हैं भारतीय जनता पार्टी के, आपका भी इस्तकबाल करते हैं। सैयद यासिर जिलानी साहब, आपके पास आना चाहेंगे। इस जीत पर भारतीय जनता पार्टी क्या कह रही है और किस तरह के रद्द-ए-अमल का आप इजहार करेंगे, क्योंकि अभी डिटेल में कुछ देर पहले मैंने कहा कि यहाँ से आपको धचका मिला है, तो यहाँ पर गेन करते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो मूल मंत्र है हमारा विकास का मॉडल, हम उस पे चुनाव को देखते हैं और उसी आधार पे हमारे कार्यकर्ता जहां जहां भी चुनाव होता है वो लगते हैं। और चुनाव में हमारी कोशिश रहती है कि हम अपनी जो अब तक के स्टेज में जो हमने काम किया हो या हमने केंद्र की जो उपलब्धियां हैं वो लोगों तक पहुंचाएं और नीचे तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। सामने आपके रिजल्ट है। भारतीय जनता पार्टी की जो सोच थी उससे ज्यादा हमने सीट हासिल किया है। तो ये हमारे काम करने का तरीका है। जनता जनार्दन सब देख रही है और जनता जनार्दन का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमें 100% जो हमारी सोच थी उस पे उन्होंने हमें खरा उतारा है। जो हमने उनसे कहा था, हमारे वादों को समझते हुए उन्होंने हमें वोट किया और चुनाव में हमारी सीट बढ़ी है। तो ये स्वागत योग्य कदम है और इसी के आधार पे आने वाले चुनाव में हम फिर से उतरेंगे और फिर अपनी पहले के मुकाबले कितनी सीटें बढ़ी हैं आपकी ज़बानी हम जानना चाहते हैं, ताकि लोग जान पाए। देखिए, आपने जो अभी रिपोर्ट बताया है, क्योंकि मैं सुबह से हमारे दफ्तर में मैं बैठा हूं और यहाँ पे मैंने अभी रिजल्ट का एग्जैक्टली आंकड़ा आपने जो बताया उसी के आधार को बनाते हुए मैं बताऊंगा कि हमारी जो सोच थी उसको हमने जीत में तब्दील किया है। और कांग्रेस के लिए ये जीत कैसी है और कांग्रेस के नजदीक इस जीत के माने क्या है, ये भी जानना बहुत जरूरी हो जाता है। क्योंकि हिमाचल प्रदेश का मैंने जिक्र इंट्रो में इसलिए किया क्योंकि 3 के 3 असेंबली सीटों पर कांग्रेस ने कब्जा जमाया है और भारतीय जनता पार्टी के कौमी सदर जेपी नड्डा का होम स्टेट है, लिहाजा भारतीय जनता पार्टी के लिए सेटबैक माना जा रहा है। इस पर हम आपका रिएक्शन लेंगे यासिर जिलानी साहब, लेकिन कांग्रेस इस जीत को कैसे देख रही है, जितनी सीटें आपके खाते में गई? अंशुल अविजीत, क्योंकि बीजेपी तो ये कह रही है कि उनकी सोच के मुताबिक उन्हें सीटें हासिल हुई हैं, जो ज़िमनी बाईपोल्स में भी सीटें मिली हैं। कांग्रेस इस जीत पर क्या कुछ कहना चाहेगी? आपको जो सीटें मिली, क्या आप लोगों ने उतना ही टारगेट किया था या फिर कुछ ज्यादा सोच रखा था? नहीं, हमें बेहद खुशी भी हो रही है। बहुत सारी ऐसी रियासतें हैं जहां पर बहुत खुशी की खबर आ रही है। हिमाचल प्रदेश हुआ, राजस्थान हुआ। हिमाचल प्रदेश में तो हमने सारी सीटें हम जीत चुके हैं। राजस्थान से भी बहुत अच्छी खबर आ रही है, महाराष्ट्र से भी, कर्नाटक से भी। हाँ, लेकिन आपने सही कहा। देखिए, जब 33 या 32 सीटों का फैसला होता है तो मुख्तलिफ नतीजे आते हैं सामने। तो हमें खुशी भी है, थोड़ा अफसोस भी है, और जहां जहां अफसोस है वो बिहार भी है, असम भी है। बिल्कुल, तो कम से कम कांग्रेस ये कह रही है कि एक खुशी और गम का जिक्र मैंने किया था, लेकिन सैयद यासिर जिलानी साहब, आपने गम का इजहार नहीं किया।
क्या ये पॉलिटिकल प्रेशर है या फिर नहीं चाहते आप कि लोगों को मैं बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी अगर कहीं से जीत नहीं पाती है तो वो उसके लिए गम का पहलू है? हालांकि आप एग्रेसिवली आपकी पार्टी जीत दर्ज करने की कोशिशें करती है। इस ज़िम्न में अगर मैं मगरबी बंगाल का जिक्र करूं और साथ ही साथ राजस्थान का जिक्र जैसे कि अंशुल अभिजीत साहब कर रहे थे और हिमाचल प्रदेश का भी एग्जाम्पल हमारे सामने है, तो इन 3 जगह से आपको झटका तो मिल ही रहा है। हिमाचल में बिल्कुल मैं कहूंगा कि वहां पे भारतीय जनता पार्टी अपनी जो सीट है उसको गंवाया है। लेकिन आप आसाम देखिए, आसाम के अंदर हमने शानदार जीत हासिल करी है। और अगर हम कहीं पे सीट हमें नहीं आई है या सीट हम नहीं जीत पाए हैं तो हम इसके लिए चिंतन मंथन करते हैं और हर वक्त संगठन जो है इसमें लगा रहता है कि कहाँ हमसे चूक हुई है और हम लोगों को किस तरीके से अपनी बातों पे लोगों को या तो लोगों ने हमें समझने में या क्या वहां पे एंटी इनकम्बेंसी क्या थी, कौन वहां पे सिचुएशन था, इस पे जरूर चिंतन होगी। और अभी जो मेन आने वाले इलेक्शन होंगे उन राज्यों में जहां पे हमें इस तरह से हम अपनी जीत को सुनिश्चित नहीं कर पाए हैं उसको दुरुस्त करने की कोशिश जरूर करेंगे। आपने सैयद यासिर जिलानी साहब, आपने अपनी बात की शुरुआत उन अल्फाज से की थी कि भारतीय जनता पार्टी तरक्की के काम को लोगों तक पहुंचाती है जिसका नतीजा आपके सामने है। तो क्या ये माना जाए कि जिन स्टेट्स में आपकी जीत नहीं हो पाई है वहां पर भारतीय जनता पार्टी के फलाही का आपकी तरक्कीयाती सोच उन तक नहीं पहुंच पाई है? देखिए, बाई इलेक्शन के रिजल्ट कई बार बिल्कुल जो लोकल मुद्दे होते हैं उस पर केंद्रित होता है और उससे पहले उस सीट पे कौन किस परिस्थिति में चुनाव हो रहा है उसका भी आकलन करने की जरूरत पड़ जाती है। तो आप ये कहेंगे कि जो हमारे विकास के मॉडल का जो पूरा भारत नहीं दुनिया के तमाम देशों में चर्चा है उसको हम नजरअंदाज करके कोई चर्चा करें तो ये मुझे लगता है ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि लोगों के बीच में जो नरेंद्र मोदी जी की ख्याति है या उन राज्यों में जिन राज्यों में हमारी सरकार है वहां पे जो आप देखिए ना, आज पूरे भारत के सुदूर इलाकों को गांव-गांव से सड़कों से जोड़ने का काम केंद्रीय सरकार ने किया है। कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां हर नल को जल हमने नहीं पहुंचाया है। कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमने गरीबों को घर आवंटन नहीं किया है। हमने जनधन योजना के चलते उन गरीबों को जिन्होंने कभी सोच नहीं सकते थे उनके लिए हमने खाते खोले, उनके लिए हमने बैंक लोन की व्यवस्था करी। हम किसानों को लेके काम कर रहे हैं। ये सारी स्कीम लेकिन फिर भी एहतजाज हो रहा है, ये भी सच्चाई है। और साथ ही ये भी पता है सब्सिडी की बात बार बार भारतीय जनता पार्टी कहती है, गैस सब्सिडी तो जो पैसे रिटर्न आते थे उसमें किस हद तक कमी हुई आम आदमी जानता है जो महंगाई से इस वक्त जूझ रहा है। अंशुल अभिजीत, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जैसा कि ये कहा जाता रहा है कि बाई पोल्स जो होते हैं वो इस बात का जिक्र अभी कुछ देर पहले सैयद यासिर जिलानी साहब भी कह रहे थे कि बाई पोल्स में अवामी मुद्दे, मकामी मुद्दे हावी होते हैं। कांग्रेस ने जिन जिन स्टेट्स में लूज किया है वहां पर क्या वजह रही कि आप नहीं पहुंच पाए? अगर बात आसाम की कर लें या फिर इसी तरीके से दूसरे स्टेट्स की बात कर लें, मध्य प्रदेश की बात कर लें, क्या वजह रही, क्या वजह मानते हैं आप? कहना अभी मुश्किल है, बाद में आत्ममंथन होगा, इस पे विचार विमर्श होगा, गहराई से इसके बारे में सोचेंगे कि हम क्यों नहीं वहां पर सफल हुए। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, देखिए आवाम की जहन में ये बात तो जरूर है कि वो परेशान है, वो बेचैन है, वो मायूस है, क्योंकि मंदी है, मुफलिसी है, बेरोजगारी है और ये फैली हुई है, ये व्यापक है, पूरे मुल्क में ये फैली हुई है बेरोजगारी तो। और यहाँ पर महंगाई भी है, कमर तोड़ महंगाई भी है। पेट्रोल और डीजल के दाम तो आसमान छू रहे हैं और आप जानते हैं कि पेट्रोल डीजल ही नहीं बल्कि सब्जियों के दाम, मीट मछली के दाम, दूध के दाम, जो खाद्य तेल है उसके दाम भी ऐसे मुकाम पे पहुंच गए हैं कि वहां पर आम आदमी के लिए मुश्किल है वो खरीदना। और यही नहीं, बेरोजगारी आप जानते हैं, मनरेगा के आंकड़े आपके सामने आए अब 2 दिन में। देखिए मनरेगा ये आंकड़े ठीक है अभिजीत, अंशुल साहब आंकड़े आप बता रहे हैं लेकिन इंतखाबी नतायज को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। अगर एग्जाम्पल आसाम का हम सामने ले तो 5 की 5 सीट भारतीय जनता पार्टी और उनकी हलीफ जमात के खाते में गई।
नहीं, ये बात सही है, इसका जांच करेंगे। असम में ऐसा हुआ कि जो पहले हमारे पार्टी में दल जो कांग्रेस पार्टी में थे वो दल बदल के दूसरी पार्टी में हो गए, बीजेपी में चले गए, और बहुत सारी वजह थी जिसमें हम नहीं कर पाए। इसमें हम हो सकता है हम आवाम में जाके उनको कन्विंस नहीं कर पाए कि हम उनके लिए विकल्प हैं। हम ही वो पार्टी हैं जो न्याय दिला सकेंगे, जो तनाव कम कर सकेंगे। असम में कोई अच्छी स्थिति बिल्कुल नहीं है। आप जानते हैं असम की सरहदों में खून खराबा हो रहा है, हिंसक झड़प हो रही है वहां पर, और दरंग में जिस तरह की हिंसा हमने देखने को मिली, जिस तरह से वो नए नए कानून ला रहे हैं, तनाव पैदा कर रहे हैं, मतभेद पैदा कर रहे हैं, विवाद पैदा कर रहे हैं, मजहबों का एहतराम नहीं कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। ये तमाम खामियां तो आप बता रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जीत रही है। इसका मतलब क्यों, आखिर ये क्यों ना समझा जाए कि आवाम भारतीय जनता पार्टी को पसंद कर रही है? आसाम में ये जो एक जमीनी हकीकत भी होती है, जो महंगाई है, जो मुफलिसी है, जो बेरोजगारी है, जो मंदी है, ये भी होती है। लेकिन चुनाव जीतने के बहुत सारे कारण होते हैं। मैं बहुत सारे चुनाव में गया हूं। वो जातीय समीकरण होता है, बहुत सारा होता है, पैसा होता है, उसमें बहुत सारे और वजह होते हैं। तो ये कभी मत समझिए, ये गलतफहमी होगी अगर आप ये समझेंगे कि क्यों लोग बड़ा खुश हैं सियासत से, या सरकार से, या हुक्मरानी से बहुत ज्यादा खुश हैं, इसलिए वोट दे रहे हैं। उसकी बहुत और सारी वजह होती हैं और इसकी गहराई में जाएंगे। चुनाव जैसे लड़ा जाता है, रणनीति पे लड़ा जाता है, जात पे लड़ा जाता है, मजहब पे लड़ा जाता है। अगर आप चाहेंगे कि मजहब पे लोगों को बांटें, तो हाँ, बेशक उसमें फायदा होगा। तो आपका कहना है कि आसाम में भारतीय जनता पार्टी मजहब के नाम पर बांटने की कोशिश कर रही है? नहीं, इसमें कोई शक है। आप उनकी कानून तो देख लीजिए ना। कैटल प्रिजर्वेशन एक्ट किससे लाया गया? ये नहीं कि व्यापार, भेड़ बकरी का व्यापार बांग्लादेश तक नहीं जाए, इस वजह से नहीं लाया गया। वो विवाद पैदा करने के लिए लाया गया। और वहां पर दरंग में जो हिंसा हुई, और जो एक तरह से जो व्यवस्था है, जो अराजकता है वहां पर, तो वो तो सबको देखने के लिए है। और यही नहीं, आप देखेंगे पूरे मुल्क में एक तनाव सा बना हुआ है, विवाद हो रहा है। जो हथियार हैं, जो कानून है, उनको हथियार बनाकर लोगों पे शोषण कर रहे हैं। आप छोटी छोटी बच्चियों को जेल में जा रहे हैं, जो बेकसूर हैं वो सलाखों के पीछे हैं। आप गलत फायदा उठा रहे हैं, इदारों का फायदा उठा रहे हैं। जो नौकरशाह हैं वो बिल्कुल आप के इशारों पे नाच रहे हैं। तो इसमें कोई दो राय है नहीं। आप जानते हैं इस मुल्क में हो क्या रहा है, और अर्थव्यवस्था तो उसकी तो दुर्गति हो चुकी है, वो तो बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। और जिस तरह से बेरोजगारी यहाँ पर फैली हुई है, अमीर और गरीब में के दरमियान जो फासले बढ़ते चले जा रहे हैं। एक तरफ तो शेयर बाजार इतना अच्छा अमीर और गरीब के दरमियान फासले तो बढ़ ही रहे हैं, साथ ही साथ मजहबी फासलों में भी इजाफा भारतीय जनता पार्टी करने की कोशिश कर रही है। ऐसा कहना सैयद यासिर जिलानी साहब, अंशुल अभिजीत साहब का है। क्यों आपकी पार्टी पर ऐसे इल्जामात लग रहे हैं? क्या आसाम में जो कुछ वाकयात हुए थे उसके बाद इल्जाम लगाना दुरुस्त नहीं? जी, कांग्रेस के प्रवक्ता को थोड़ा सी जानकारी लेके बैठना चाहिए। असम का जो पूरा ज्योग्राफिकल जो ये 5 सीटों पे चुनाव हुआ है, उसमें 3 सीटें जो हैं वहां 40% से ज्यादा, खास करके माइनॉरिटी में जो एक वर्ग है, मुस्लिम वर्ग, उनका वोट है, जहां पे वो 3 सीटों पे जीत हासिल करके भारतीय जनता पार्टी आ रही है। तो आपको ये बिल्कुल रूल आउट करता है कि वहां पे किसी तरह के मजहबी आधार पे, क्योंकि मजहबी आधार किन लोगों ने पैदा किया भारत के अंदर, वो कांग्रेस की देन है। कांग्रेस ने अपने राजनीतिक तुष्टीकरण, जो उनका वोट बैंक था, उस वोट बैंक का की जो प्रकाष्ठा है तुष्टीकरण की, एक वर्ग, मुस्लिम वर्ग को बना के रखा और उन्हें डराया हमेशा से कि अगर ये जो सामने वाले दल हैं ये आपके पास आ जाएंगे तो आपको हिंदुस्तान से बाहर फेंक दिया जाएगा। अब उस वर्ग में भी लोगों को समझ में आ गई कि कांग्रेस ने हमेशा से उनका बेवकूफ बनाया। और आप किस हक और हुकूक की बात कर रहे हैं? आप मुफलिसी की बात कर रहे हैं, आप आवाज को दबाने की बात कर रहे हैं, आप अपना काला अध्याय भूल गए, इमरजेंसी, जिसमें कोई बोलने की तो बात छोड़ दीजिए। घर से लोग नहीं निकले और जो निकल गए वो 2-2 साल तक अपने घर नहीं पहुंचे। आप अपना 84 का वो जघन्य कांड को याद करिए, जिसमें हमारे भारत के सरदार भाइयों के साथ क्या हुआ था, किस तरीके से उनकी लाशें रोड पे लोगों ने गिराई कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, जिसमें कांग्रेस के नेता
डायरेक्ट इन्वॉल्व रहे, इतिहास की बात, डायरेक्ट इन्वॉल्व रहे। इतिहास की सचिन बात क्यों कर कुमार, रहे हैं जगदीश कि आपका टाइटलर, भाषण मत आप दीजिए भूल जिलानी गए। साहब। आप भूल सकते हैं भागलपुर को, आप भूल सकते हैं हाशिमपुरा को, आप भूल सकते हैं मलियाबाद को, आप भूल सकते हैं मुजफ्फरनगर को। ये भारत के लोग नहीं भूल सकते और भारत के मुसलमानों को आप बेवकूफ बना के उनका वोट नहीं ले सकते। आप पॉलिटिकल टूरिज्म करिए। आप जब किसी डिबेट में आए तो तर्क के साथ चर्चा करें। मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा कि जिस सीटों पे भारतीय जनता पार्टी आ रही है हम चिंतन और मंथन करेंगे, लेकिन हमारी पॉलिसी जन जन तक पहुंच ठीक गई है और हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे अंशुल हैं। अभिजीत साहब, हमने कभी साहब किसी के साथ धोखा नहीं किया। सैयद यासिर जिलानी ने कहा जिन 5 असेंबली सीटों पर जीत भारतीय जनता पार्टी की हुई है और उनकी हलीफ जमात की आसाम की, उस पर आप कुछ जवाब उन्होंने दिया है कि 3 जो असेंबली सीट्स है वो मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज हैं, मुस्लिम डोमिनेटेड सीट्स हैं, तो फिर इसका जवाब तो कांग्रेस को मिल गया। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत तर्क है। और जब भी मैं भाजपा पे कोई आरोप लगता है वो सीधे ले जाते हैं, इतिहास गिनने लगते हैं, इमरजेंसी में क्या हुआ, मेरे भाई मैं आसाम में कोई करता ही नहीं ना। पिछले चुनाव में मैं क्या हुआ, क्या वहाँ की सीटों के बर्बादी है, सिचुएशन, जातीय समीकरण, अर्थव्यवस्था की जो बेरोजगारी, किस पॉकेट पे कितने लोग रहते हैं, मैं आंकड़ों के साथ जिलानी बात साहब करता आप हूं, मैं बोलने तर्कहीन बातें नहीं करता हूं, तर्क के साथ बात करता हूं। देखिए जिलानी साहब, आप माननीय तर्जुमान हैं भाजपा के, मैं आदर करता हूं, कोई बात नहीं, मुझे कहने दीजिए, अपनी बात रखने दीजिए। आप इतिहास दोहराएंगे, तारीख में जाएंगे तो मैं आपकी सफलताएं, आपकी विफलताएं जो भी हैं, अब सारे आंकड़े तो आपके सामने आ रहे हैं ना। मुफलिसी तो व्यापक हो गई है, यहां पर इतने सारे गरीब हो गए हैं। आपने जहां पर जो भी प्रतिक्रिया थी, या कोविड के जो प्रतिक्रिया थी, आपने वैक्सीन ऑर्डर नहीं किए, दूसरी लहर का कहर भूल गए। जहां पर यहां जो लाशें बह रही थी गंगा में, जो कब्रिस्तान के आगे इतनी लंबी कतार थी, जो अंत्येष्टि करने के लिए इतनी लंबी कतार थी, वो सब भूल गए क्या? यहाँ पर जो व्यवस्था नहीं थी, जो अयोग्यता दिखाई, जो अक्षमता दिखाई सरकार ने, भारत पहला देश था जिसने बात कर रहे हैं, आप पीछे ले जा रहे हैं। सबसे कम वक्त में 100 करोड़ से ज्यादा लोगों को हमने वैक्सीन लगा दिया है। आप कम से कम कुछ चीजें पढ़ के आइए। जिलानी साहब बोलने दीजिए, हस्तक्षेप ना करिए। नफरत की बात मत करिए, आप तर्क की बात रखिए। 100 करोड़ लोगों से ज्यादा हमने वैक्सीन लगा दी है और सबसे पहले वैक्सीन बनाने वाला जो हम ये क्लेम नहीं कर रहे हैं कि दुनिया में हम बहुत बड़े देश में से आते हैं, लेकिन हम छोटे देश होते हुए भी हमारी स्थिति ऐसी नहीं है। उसके बाद भी हमने वैक्सीन बनाई और वैक्सीन अपने लोगों तक पहुंचाया। ये भारत की सरकार को कम से कम आप धन्यवाद करिए। वैक्सीन के तो ऑर्डर आपने दिए ही नहीं ना, जो 1 साल पहले देने चाहिए थे। बात बाईपोल से वैक्सीन और फलाही स्कीमों पर आ गई। हम चाहते हैं कि इसी मुद्दे पर हम रहें, हम चाहते हैं कि इसी मुद्दे पर रहें, ठीक है। सैयद यासिर जिलानी साहब, भारतीय जनता पार्टी के लिए बार बार में सवाल आसाम पर हम कर चुके हैं, अब हम आते हैं मगरबी बंगाल पर। मगरबी बंगाल में एग्रेसिवली भारतीय जनता पार्टी पैर पसारने की कोशिश कब से कर रही है हम सबको पता है, लेकिन अभी जो ताज़ा नतायज हैं ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा झटका है। सना, थोड़ा इतिहास में जाइए। हम पिछले विधानसभा में सिर्फ 3 सीट पे थे, हम 3 सीट से 73 सीट पे पहुंचे बंगाल के अंदर। ये हमारी वहां पे पहचान, हमारे काम करने का नतीजा और हमारे नेतृत्व की जो दृढ़ इच्छा शक्ति है प्रधानमंत्री मोदी जी की और जेपी नड्डा जी की, ये इसका उदाहरण में देखने को मिला। वहां कांग्रेस पार्टी अभी जो 2 सीटें थी, जीरो पे आ गई कांग्रेस अभी आपकी जो 4 में से 2 सीटें थी बीजेपी की थी, उस बीजेपी ने अपनी सीट गंवा दी है, ये भी हकीकत है। सैयद यासिर जिलानी साहब, 3 से 73 पहुंची, वो बात हकीकत है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि मौजूदा वक्त को भी नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। जो बाईपोल्स के रिजल्ट है वो ये कहते हैं कि 4 सीटों में से 2 पर तो टीएमसी का होल्ड था ही, लेकिन 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी से उन्होंने गेन की है। देखिए, मैंने क्या कहा है, हमारी जीत और हार दोनों के लिए हम चिंतन और मंथन दोनों करते हैं। हमारे यहाँ पूरी की पूरी टीम है। इस बात को लेके हम जरूर सोचेंगे कि आखिर हमें कैसे बंगाल के अंदर
हार मिली है, और उस पर हम विचार ठीक है। विमर्श हमारा नेतृत्व जो बंगाल का यूनिट है वो भी और राष्ट्रीय स्तर पे भी होगा, और इसको हम जरूर कोशिश करेंगे कि हम अगली बार और बेहतर करें और बाईपोल के रिजल्ट हम रिजल्ट अच्छा दें। जिस ठीक है, तरीके से भारतीय हमने जनता 3 पार्टी से ये कह 73 रही है अपने कि आप को जहां लेके आए हैं, बरकरार रखने पर की जहां कोशिश पर करें। उन्हें धचका मिला है या फिर वहां से उनके लिए अच्छी खबर नहीं है, उस पर वो गौर फिक्र करेंगे। अंशुल अभिजीत, कांग्रेस इस जीत को किस तरह से देख रही है? जहां जहां आपने सीटें अपनी गंवाई हैं, कुछ खास सीटें भी हैं और कुछ खास सीटें ऐसी हैं जिसको मिल जाने के बाद कांग्रेस को जाहिर सी बात है ताकत मिली है। इस वक्त किस पोजीशन में है कांग्रेस, क्या कहेगी इस पर? देखिए, हमारी राजनीति सकारात्मक राजनीति रही है। अब यूपी में जैसा हमने ऐलान किया, हमने ये ऐलान किया कि हम 40% सीट महिलाओं को देंगे, उनको आरक्षण मिलेगा। ये ऐतिहासिक कदम है, तो एक सकारात्मक कदम है, सकारात्मक सियासत है ये बिल्कुल, और उसका प्रभाव तो जरूर पड़ेगा, अभी नहीं तो बाद में पड़ेगा। हमने पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी जी मुख्यमंत्री बने, उससे पिछड़े दलित वर्ग में एक बहुत अच्छा असर पड़ा है। तो ये जो सकारात्मक जो सियासत है जो कांग्रेस की, इसका प्रभाव जरूर पड़ेगा और इससे फायदा भी मिलेगा। देखिए, ये उपचुनाव है, जमहूरियत इसी को कहते हैं, उपचुनाव है, और जब 29 सीटों पे और या 32 सीटों पे उपचुनाव होता है तो नतीजे मुख्तलिफ आते हैं। जैसे माननीय तर्जुमान ने कहा भाजपा के कि भाई आत्ममंथन होता है, हम विचार विमर्श करेंगे, हम देखेंगे कि कौन सी जगह हम हारे, किस वजह से हम हारे। और मुझे कोई इसमें संदेह नहीं है, ये मैं कह सकता हूं कि मैं जानता हूं कि कौन सी सारी वजह है, कि बीजेपी की ऐसी एक नफरत भरी सियासत है कि उससे उनको फायदा मिल सकता है, और ज्यादा फायदा नहीं मिला। और हिमाचल में तो आप देख लीजिए कितना खराब उनका प्रदर्शन मिला। हाँ, तो ये क्या नहीं, आपका जो इशारा है, हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो वहां पर क्या ऐसी चूक होगी भारतीय जनता पार्टी से जो वो गेन नहीं कर पाए या फिर होल्ड नहीं कर पाए? नहीं, देखिए एक हमारी तरह की एक सियासत, एक अभियान शुरू हुआ है। हाँ। जिसमें हम चाहते हैं लोगों को बताना कि ये सरकार कहाँ विफल हुई है, और जिस तरह तो इसका मतलब ये है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ये बताने में कामयाब हुई है, इस रिजल्ट को देखते हुए, हिमाचल बाईपोल इलेक्शन को देखते हुए, कि किन किन महाज पर मरकजी हुकूमत विफल है। ये कहना है सैयद यासिर जिलानी साहब, अंशुल अभिजीत का। और सबसे बड़ा धचका ये हो जाता है कि बीजेपी के कौमी सदस्य जेपी नड्डा का होम स्टेट है हिमाचल प्रदेश। क्या माना जाए, शुरुआत है अभी ये? नहीं, जी, मुझे बिल्कुल नहीं, ये आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आप भी, और जो कांग्रेस है मुझे कोई फिक्र नहीं है, मैं तो सवाल करती हूँ बस। कई बार हम कुछ सोचते और हैं, कुछ और हो जाता है, लेकिन आप बिल्कुल आप तीखे सवाल के लिए जानी जाती हैं। आपका सवाल मैं हमेशा लेता हूं और उसका जवाब भी मैं अपने तर्क के साथ देता हूं। देखिए, मैं कांग्रेस की तरह नहीं हूं कि मैं अगर किसी बात को, हमारे सामने अगर कोई बात आई है, हिमाचल में हमने 3 सीट गंवाया है, तो हमारे सोचो फिक्र का वो हिस्सा है, और उस सोचो फिक्र करके वहां पे कहां पे किस तरीके से ये मामला सामने आया है और हमें जनता ने एक्सेप्ट नहीं किया है। तो भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि जहां जहां पर उनकी सीटें उनके हाथों से गई हैं, उस पर गौर फिक्र करने की जरूरत है। तो अंशुल अभिजीत साहब, जो कि कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन हैं, उनका कहना है कि जहां जहां पर कांग्रेस ने गेन किया है, इसका मतलब ये है कि मरकजी सरकार की गलत पॉलिसियों को जमीन पर लाकर और आवाम के सामने लाने में कांग्रेस कामयाब हुई है। बेहद शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, अपना अपना मौक़िफ़ दो रुख में रखने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर हाजिर होंगे बड़े मुद्दे के साथ। तब तक आदाब, देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू।